हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 के पेपर 1 को। इसमें भी हम हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम में उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है हमें बताना है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला अधिकरण कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा है अपादान कारक और चौथा है संप्रदान कारक। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। तो इसमें कह रहा है घोंसले में चिड़िया है, तो में कारक चिन्ह किसका होता है, अधिकरण का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अधिकरण के चिन्ह होते हैं में और पर। ठीक है, ऐसे ही संबंध का की के और अपादान से अलग होने का भाव जहाँ आता है से होता है, और संप्रदान को के लिए। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 32 एवं 33 के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो गद्यांश पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पहले प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 32 क्या है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। संसार के सारे वाद सीमित हैं, ये बताना है। और 33 है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। ठीक है, अब हम गद्यांश पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो हमें सबसे पहले ही मिल गया है, इसका आधार क्या है, गांधीवाद में राजनीतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो हमें इतने से ही दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। चलिए प्रश्नों के आंसर देखते हैं। पहला क्या था, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा, राजनीतिक क्षेत्रों तक सीमित हैं। संसार के सारे वाद राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न था, गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो हमने पहली लाइन में पढ़ लिया था, राजनीतिक आध्यात्म और सांप्रदायिकता को गांधीवाद का आधार बताया गया है। ओके, दूसरा प्रश्न क्या था, 33वां, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो किसे बताया गया था, राजनीतिक आध्यात्म और सांप्रदायिकता को, या जनसेवा और आध्यात्म को, या राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, या ईश्वर निष्ठा और मन की निर्बलता को। तो हमने पहली ही लाइन में पढ़ा था कि गांधीवाद का आधार राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है। ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा इसमें। आगे है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है रांगे राघव, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे है, बताना है प्लुत स्वर कौन सा है। प्रश्न है प्लुत स्वर कौन सा है। पहले हम यही समझ लेते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। हमने पढ़ा है उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से, पहला एक मात्रिक या लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो इसमें लघु में क्या होता है, 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है, और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। कैसे, जैसे लघु में कौन कौन से आते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यही चारों क्या होते हैं, लघु स्वर होते हैं। ठीक है, इनको छोड़कर जो भी हैं वो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, और दीर्घ से भी ज़्यादा समय जिसमें लगता है वो होता है प्लुत स्वर। ठीक है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, जैसे राम, राम ऐसे कहीं कहीं लिखा रहता है ना, राम,
राम, ये इसको ऐसे 3 से या ऐसे 5 जैसे चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसा चिन्ह किस में है, ये हम देखेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में, ओम। इसको हम 3 मात्रा के समय तक पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपने आंसर्स ज़रूर लिखिए, ठीक है। राम आम खाता है, अगला प्रश्न है, राम आम खाता में वाच्य का कौन सा रूप है। तो चलिए बताइए कमेंट्स में कौन सा रूप है। पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है उभयवाच्य। पहली बात तो उभयवाच्य कुछ होता नहीं, हिंदी में 3 ही वाच्य होते हैं। आप इन तीनों में से आंसर बताइए, ठीक है। तो राम आम खाता है, यहाँ राम पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है, कर्ता पर, ठीक है। राम क्या है, कर्ता है, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा इसमें कर्तृवाच्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसमें कर्तृवाच्य होता है और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसमें कर्मवाच्य होता है। और जिस वाक्य में आप लोग नहीं देख लेंगे, नहीं, अगर किसी वाक्य में नहीं होता है, जैसे राम से आम नहीं खाया जाता है, तो उसमें भाववाच्य हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, अलंकार हमें बताना है। ये तो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, सभी ने रट रखा होगा। कौन सा अलंकार है जल्दी जल्दी बता दीजिए कमेंट्स में। इसके ऑप्शन है श्लेष, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष, क्योंकि क्या है इस दोहे में जो ये पानी शब्द है, तीसरा वाला पानी शब्द है, इसमें क्या है श्लेष है। श्लेष होने का अर्थ है इसके कई अर्थ निकलेंगे, यानी जैसे एक पानी का अर्थ हो जाता है सम्मान, एक पानी का सिंपल अर्थ हो जाएगा पानी और तीसरे पानी का अर्थ हो जाएगा चमक, ठीक है। इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है, ओके। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमें बताना कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। जैसे पहला ऑप्शन है अंक, दूसरा है चांद, तीसरा है अंगना और चौथा है आंख, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो है ये जो अंक लिखा है ये अंक ऐसे लिखा जाता है, इसमें चंद्र बिंदी नहीं होगी, इसमें अनुस्वार लगेगा। और चांद में हमेशा चंद्र बिंदी होती है, ठीक है, चांद। ये जो अंगना शब्द लिखा है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। और आँख में भी ऊपर चंद्र बिंदी लगती है, ठीक है, आँख। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है या सही है। तो बताइए कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो है पहला ऑप्शन ही सही है, सन्निधि। सन्निधि शब्द ऐसे ही लिखा जाता है, इसकी वर्तनी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा है समय व अवधि पर, तीसरा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर और चौथा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो कौन सा सही लग रहा है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता, पहले अगर हमको उपचार करना है किसी का, उपचार या इलाज, तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, सामग्री, जो उसकी सामग्री है उसको इकट्ठा करना चाहिए। उस समय पर निर्भर करता है या भाषिक नियमों पर, जो हमारी भाषा है उस पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो हमें पहले कारणों की पहचान करनी होती, तभी तो हम उसका उपचार करेंगे। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, जो 4th ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला है, निर्देश है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 एवं 42 के सही विकल्प छांटिए,
ठीक है। तो इसके पद्यांश से पढ़ने से पहले हम क्या है कि इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहले में रस पूछा गया है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, और दूसरे में है कि पद्य जो है ये किस कवि का है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पद्यांश। हाँ, पद्यांश है, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकै घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमूलन की, घुंघरारी लटें लटकै मुख पर ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की। आगे, निवछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो इसमें देखिए एक प्रश्न का उत्तर तो ऐसे ही लिखा हुआ है तुलसी, यानी ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, कवि ने अपना नाम स्वयं लिखा है। और ये पंक्तियां पढ़कर हमें कौन सा रस महसूस हो रहा है, कौन से रस की पंक्तियां हैं आप लोग बताइए जल्दी से। पहला शांत रस, दूसरा वात्सल्य रस, तीसरा करुण रस, या चौथा श्रृंगार रस। तो इसमें क्या है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस यानी कि किसी बच्चे की तरफ, किसी बच्चे की छवि का वर्णन होता है जहाँ पे, वहाँ वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो इसमें वात्सल्य रस है। और उपरोक्त पद्य में किस कवि का, उपरोक्त पद्य किस कवि का है, तो ऑप्शन है कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसी। तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें कवि का नाम स्वयं ही लिखा है, तुलसीदास। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पद्य गलत टाइप हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो कौन सा विकल्प शुद्ध है देखते हैं। पहला है शा तालव्य है, शा तालव्य है, सा दंत्य है, या शा मूर्धन्य है, और चौथा है चा कंठ है। तो पहली बात तो चा कंठ नहीं होता है, चा वर्ण होता है तालव्य। ठीक है, तालव्य। का से क्या, कंठ से क्या होता है का वर्ग, का ख ग घ ङ, और तालव्य क्या होता है चा वर्ग। ठीक है, और इन तीनों शा में क्या है, तो ये जो नीचे शा लिखा है ये क्या है, ये तालव्य वाला है। ठीक है, ये तालव्य शा है, तीसरा वाला ये तालव्य शा है, और जो ये है ये मूर्धन्य शा है। ओके, तो इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये वाला सा दंत्य है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन शुद्ध है, तो कौन सा कथन शुद्ध है हमें बताना है। चलिए पढ़ते हैं। विसर्ग कंठ वर्ण है। ठीक है, दूसरा है हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, और अगला है क्षा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये रहे चारों हमारे कथन। इसमें से कौन सा अशुद्ध है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यानी 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। तो विसर्ग कंठ है। ठीक है, विसर्ग ये होता है। ठीक है, ये जो आह हम पढ़ते हैं, अयोगवाह है आह, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ये इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, सही है। ठीक है, इसका उच्चारण कंठ होता है। और हिंदी में जो ज्ञा का उच्चारण है परंपरा से भिन्न हो गया है। ज्ञा क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है जो आधा जा और प्लस इया से मिलकर बना है। तो इसका उच्चारण तो इसके अनुसार होना चाहिए ज्ञा, पर हम क्या बोलते हैं ज्ञा। ठीक है, तो ये परंपरा से भिन्न हो गया है। ये वाला भी सही है, पहला भी सही है। दूसरा क्या है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो ये क्या है, महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, हर वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। जैसे दूसरा वर्ण क्या हो गया, जैसे का वर्ग का लेंगे खा, और चौथा हो गया घा। तो ऐसा कोई शब्द हम देखते हैं जहाँ पे ये दोनों वर्ण साथ में रहें, दूसरा या चौथा, नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीसरा वाला हो गया गलत। ठीक है, ये दोनों मतलब 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये वाला क्या है, गलत है, इसलिए यही हमारा
प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 6 तो संयुक्त व्यंजन है ही। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य है, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ये जो लड़के शब्द है वाक्य में, इसके विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है ये बताना है हमको। तो ये जो लड़के है ये क्या एक वचन है, ये कर्ता है, ये पुल्लिंग है, या ये बहुवचन है? तो इसमें से 3 शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। तो एक वचन है। यहाँ कह रहा मेरे लड़के ने, ठीक है, मेरे लड़के लिखा है, यानी इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 3-4 लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ये अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक है, वो एक ही है। ठीक है, तो वह एक वचन ही होगा लड़के। वो अगर बहुत सारे बच्चों के बारे में बात करेंगे, मेरे लड़कों, इसको लड़कों हो जाएगा, उसमें आगे को जुड़ जाएगा। ठीक है, कर्ता तो है ही, वो करता है, उसके बारे में बात हो रही है। पुल्लिंग लड़का है तो पुल्लिंग ही होगा, तो यानी ये एक वचन हो गया, तो बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन ही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तत्सम तद्भव हमने पढ़ा है। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत में कुछ परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो तद्भव कौन सा है? पहला नाथ, दूसरा है खेत, तीसरा है त्रिकुटी, और चौथा है प्रभु। ठीक है, तो इसमें जो खेत है, दूसरा ऑप्शन जो खेत है, यही क्या है? तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है, तत्सम होता है क्षेत्र। ओके, बाकी तीनों तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? यानी जो अपने देश का शब्द है। ठीक है, अपने देश में बना हुआ है। विदेशज होते हैं, दो तरह के शब्द होते हैं, देशज और विदेशज। ठीक है, जो विदेशज वो हो जाएंगे जो बाहर के देशों से, जैसे पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया। ठीक है, इन देशों से शब्द आए हैं, अरबी फारसी से आए हैं। ओके, और देशज जो हमारे ही देश के शब्द हैं। अब देखते हैं, पतलून है, दूसरा है लाश है, तीसरा है धड़ाम, चौथा है औरत। तो इन शब्दों में से कौन सा देशज है, यानी कौन सा अपने देश में बना हुआ है? तो चलिए बताइए कौन सा सही है। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा वाला क्या है? अपने देश का है, यानी देशज शब्द है। ओके, और ये जो पतलून है ये क्या है? पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। और औरत अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी, इनको भी याद कर लीजिए, ऐसे आ जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। पहला दिया है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, दूसरा है मिथ्या आडंबर, तीसरा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, और चौथा है अधिक पाने की लालच करना। तो कौन सा सही होगा? इसमें तीसरा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ठीक है, तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, ऋग प्लस वेद, दूसरा ऋग प्लस वेद, तीसरा री प्लस वेद, चौथा री प्लस गवेद। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। इसमें क्या है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। ओके, ऋग प्लस वेद, इसमें जो है ये का क्या है? का ही अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो गया है, का से गा बन गया है ऋग्वेद। ओके, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द है, इसमें कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, या चौथा द्विगु समास। तो आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास होगा। क्यों? इसका समास विग्रह होता है आप पर बीती, आप
पर बीती, या आप से किसी दूसरे से मतलब नहीं है, आप यानी अपने आप पर बीती। तो यहाँ पर आ गया ना, जहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ जाते हैं वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी जो उसका समानार्थी नहीं है वो बताना है। तो पहला दिया है उद्देश्य, दूसरा है हेतु, तीसरा है लक्ष्य, चौथा है नियोजन। तो प्रयोजन का अर्थ ये तीनों ही होते हैं। प्रयोजन के समानार्थी होता है उद्देश्य भी, हेतु भी, लक्ष्य भी, पर नियोजन नहीं होता है इसका समानार्थी। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, नियोजन। ओके, आगे बताना है ऋजु का विलोम शब्द है। तो क्या होगा ऋजु का विलोम शब्द? इसके ऑप्शन है, पहला है सीधा, दूसरा त्रिकोण, तीसरा है सरल, चौथा है वक्र। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वक्र, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो देखते हैं किसमें विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो यहाँ विशेषण दिया गया है और उसके भेद दिए गए हैं, हमको बताना है कि वो कौन सा है जो अशुद्ध है। जैसे 26 पूर्णांक बोधक है। ठीक है, 26 क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है? पूर्णांक बोधक है, सही है। दूसरा क्या है? क्रमवाचक है, सही है, क्रम बता रहा है पहला दूसरा। तीसरा है 2.5 अपूर्णांक बोधक। ठीक है, जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक बोधक होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं नहीं होती वो अपूर्णांक बोधक होती हैं, जैसे 1.5, 2.5, 2/3, ये सब अपूर्णांक बोधक हैं। और चौथा है वह नौकर, कोई विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा वाला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वह नौकर वो इंगित कर रहा है ना कि वो नौकर की विशेषता बता रहा है कि वही नौकर। तो ये वह क्या है? एक सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें गलत लिखा है, इसलिए चौथा ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध ही पूछा है। ओके, ये सब कुछ मैंने अपनी क्लासेस में अच्छे से पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को देखना हो तो इस क्लास के बाद विशेषण वाली और संधि की क्लासेस ज़रूर देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? ठीक है, ये जो आप लिखा है इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो पहला है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो आप लिखा है ये किसी और के लिए ना यूज़ होकर अपने लिए, खुद के लिए कह रहा है। आप भला तो जग भला, यानी खुद अच्छे रहोगे तब जग भी अच्छा रहेगा। तो आप, ये निज क्या है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तीसरा वाला सही ऑप्शन है इसका। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम आते हैं जो स्वयं के लिए यूज़ होते हैं, जैसे स्वयं, आप, निज। ठीक है, खुद, ये सारे क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो अब बताना है हमें कौन सा है। पहला है संतान, दूसरा कढ़ी, तीसरा चील और चौथा है सरसों। तो इसमें से ये जो तीनों शब्द हैं वो क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। और संतान क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो संतान ही क्या है? इसका राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा संतान। यहाँ एक अपवाद भी है, संतान कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग भी यूज़ हो जाता है, यानी इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरफ प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पे पुल्लिंग पूछा है तो संतान को ही राइट मानेंगे, क्योंकि बाकी तीनों शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से जो है वो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
कैसे? पहले मधुशाला का प्रकाशन हुआ, फिर मधुबाला, फिर मधु कलश, फिर निशा निमंत्रण। ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। आगे है सुमेल कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कब बनी थी? 1918 में। 1918 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा सी। ऑप्शन देखते हैं। पहले का सी किस में दिया है? 2 में दिया है। और दूसरे का क्या है? ए, यानी CAB। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? पहला है डॉक्टर राम विलास शर्मा, दूसरा केशव दास, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास रचना के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्य से अनन्या एक आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? पहला है उषा प्रियमवदा, दूसरा है प्रभा खेतान, तीसरा मन्नू भंडारी और चौथा ऑप्शन सुषमा देवी। ठीक है, सुषमा देवी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? दूसरा वाला ऑप्शन, प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है अन्य से अनन्या। ठीक है, अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? तो किसका वाक्य है? इसके ऑप्शन है, पहला रैदास है, दूसरा है दादू, तीसरा है कबीर और चौथा है नानक। तो किसकी पंक्तियां हैं ये? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग में बास समानी। ये पंक्तियां हैं रैदास जी की। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। चलिए, ये हो गए हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इस चैनल पर मैं UP टेट से रिलेटेड हिंदी के जो 30 नंबर हैं उसकी पूरी तैयारी करवाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और अपने आंसर्स भी कमेंट पे ज़रूर लिखा करिए, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं।